हमें आउटर स्पेस काला दिखाई देता है, लेकिन जब हम किसी स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई इमेज को देखते हैं तो स्पेस हमें कलरफुल दिखाई देता है। तो क्या टेलीस्कोप से ली गई इमेज फेक है? वेल, ये डिपेंड करता है हमारी आंखों पर। ह्यूमन आईज केवल नॉर्मल बॉडीज को ही देख सकती हैं, हमारी आंखों की कैपेबिलिटीज के हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आउटर स्पेस में जितना हमको दिखाई देता है यही सब कुछ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि इनसे निकलने वाली लाइट दूरी ज्यादा होने की वजह से इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव में बदल जाती है और नॉर्मल लाइट की जगह ये वेव हमारी आंखों पर पड़ती है। लेकिन हमारी आंखें इन वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती और इसीलिए हमें आउटर स्पेस काला दिखाई देता है। और आज के मॉडर्न इंफ्रारेड कैमरास और यूनिवर्स लेवल के टेलीस्कोप को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि वो इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर पाएं। और अगर हमारी आंखें इन रेस को डिटेक्ट करने में कैपेबल होती तो हमें भी आउटर स्पेस कलरफुल दिखाई देता। एक और रीजन है स्पेस डार्क दिखाई देने का। जैसे हमें आसमान नीला दिखाई देता है क्योंकि हमारी धरती का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जो कण हैं छोटे छोटे, वो सूरज से आने वाली लाइट को चारों तरफ फैला देते हैं, स्पेशली ब्लू और वायलेट कलर को, और आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन आउटर स्पेस टोटली वैक्यूम है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, पार्टिकल बहुत कम और बहुत दूरी पर मौजूद है। दूर दूर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर तक कोई पार्टिकल नहीं होता, वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर नहीं है और वेवलेंथ स्कैटर करने के लिए कोई मीडियम भी नहीं है। तो हमें स्पेस डार्क दिखाई देता है। आउटर स्पेस हमें डार्क दिखाई देता है क्योंकि हमारी आंखों की कैपेबिलिटी नहीं है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव को देखने की। जरा सोचो, अगर हमें दो गैलेक्सीज के बीच में खड़ा कर दिया जाए, जैसे हमारी मिल्की वे हो गई और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, इन दोनों गैलेक्सीज के बीच की दूरी 2.5 मिलियन लाइट ईयर है। अगर इन दोनों गैलेक्सीज के बीच में किसी इंसान को खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ से क्या दिखेगा? वेल, ये थोड़ा डरा देने वाला होगा क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हुए हैं दो गैलेक्सीज के बीच में, वहाँ से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चारों तरफ एकदम डार्कनेस ही डार्कनेस होगा क्योंकि ये गैलेक्सीज इतनी दूर हैं एक दूसरे से कि हमारी जो आंखें हैं वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगी। उन गैलेक्सीज से निकलने वाली रेस को हमारी आंखें देखने के लिए कैपेबल नहीं होंगी। आंखों की एक लिमिट होती है देखने की, एक निश्चित डिस्टेंस के आगे हमारी आंखें देखने में कैपेबल नहीं होंगी। और लाइट भी एक मैक्सिमम डिस्टेंस के बाद रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती और इसलिए हमें यूनिवर्स काला दिखाई देता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी एलियंस की बात आती है तो कुछ ऐसे क्रिएचर सामने आते हैं, एक बड़ा सा फेस, बड़ी बड़ी आंखें और दुबला पतला सा शरीर, राइट? लेकिन क्या आपको पता है एलियंस क्या होते हैं? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। नहीं, मतलब कहने का ये है कि सबको पता है कि एलियंस क्या होते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कहीं बाहर से आया हुआ प्राणी, ये जैसे पता ही नहीं था हमें। दूसरे ग्रह का प्राणी एलियन है। लेकिन क्या हम इन्हीं को एलियंस कहेंगे? जैसे अभी मार्स पर खोज चल रही है लाइफ की, तो अगर साइंटिस्ट को रिसर्च के दौरान एक चींटी भी मिलती है तो वो भी एलियन होगी। मान लो कोई एस्ट्रॉयड धरती से आ टकराता है और उस पर जीवन मौजूद होता है एक कोशिका के रूप में, तो वो एक कोशिकी जीव, वो भी एलियन होगा। मतलब ये जरूरी नहीं कि एक एलियन ह्यूमन शेप का ही हो, एलियन किसी भी शेप और साइज के हो सकते हैं। फिर चाहे वो बड़ा जीव हो या एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव, उसे भी हम एलियन ही कहेंगे। और वो कितने फ्रेंडली और कितने डेंजरस हो सकते हैं ये तो मैं नहीं बताऊंगा। अब एलियंस की बात चल ही रही है तो एक और बात जान लो, हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि एलियन वाकई में है या नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्स है ही इतना बड़ा। लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले भी नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं इस अनंत ब्रह्मांड में एलियंस जरूर होंगे। और कितने फ्रेंडली और कितने खतरनाक होंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एलियंस का न होना और भी ज्यादा खतरनाक है एलियंस के होने से। क्योंकि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो स्वभाव कैसा भी हो, इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो बदलता रहता है। फ्रेंडली भी हो सकते हैं, डेंजरस भी हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन डरने वाली बात तो तब आती है जब एलियंस का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पूरा यूनिवर्स खाली है। जरा सोचो, जब एलियन नहीं है तो इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यानी हम अकेले इस ब्रह्मांड में तैर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। इस यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी बिल्कुल अकेली है।
डरी सहमी और अपने पथ पर सूरज के चक्कर लगाती हुई। आसपास इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन नहीं, पृथ्वी को छोड़कर। मानो इस धरती पर कोई अकेला इंसान बचा है और मदद की गुहार लगा रहा है। कुछ वैसी ही हालत है हमारी पृथ्वी की, तब तक जब तक कि लाइफ मिल नहीं जाती, एलियंस नहीं मिल जाते। हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, वो सभी फिजिकली रूप से डिफाइन है। ये सभी प्लैनेट वैज्ञानिकों ने फिजिकली खोजे थे, लेकिन इन 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं, इसे पहली बार फिजिकली एक्सप्लोर नहीं किया गया था। नेपच्यून प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, ये बस एक थ्योरी थी, एक मैथमेटिकल इक्वेशन, और इसी मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा इस प्लेनेट को खोजा गया, इसके शेप और साइज का पता लगाया गया। जब यूरेनस की खोज हुई थी तब यूरेनस अपनी ऑर्बिट में एक अजीब तरह से एक्टिविटी कर रहा था। एक ग्रेविटी एनोमलीज उसे पुल कर रही थी, तो इस फिनोमेना को मैथमेटिकली प्रूव किया गया और तब नेपच्यून अस्तित्व में आया। नेपच्यून को सिर्फ प्रिडिक्ट किया गया था कि एक और प्लेनेट हो सकता है, वो भी सिर्फ ग्रेविटी की एनोमलीज को मैथमेटिकल प्रूव करके, और इस इक्वेशन से उसकी पोजीशन, मास और साइज को भी कैलकुलेट किया गया था। और जब आज के दौर में नए नए एडवांस टेलीस्कोप के द्वारा इस प्लेनेट को ऑब्जर्व किया गया, तो इसका शेप, साइज और मास एग्जैक्टली उतने ही निकले जितना कैलकुलेट करके बताया गया था। मतलब आप समझ सकते हो कि मैथ कितना पावरफुल है। एक इक्वेशन से एक प्लेनेट बना दिया जिसे हम नेपच्यून, वरुण कहते हैं। मैथ कितना पावरफुल है ये हमने अभी देखा। एक चीज और बताता हूँ जो मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करके ही डिस्कवर की गई थी, वो है ब्लैक होल, जिसे क्रिस्टोफर नोलन की 2014 में आई एक साई-फाई मूवी इंटरस्टेलर में पहली बार दिखाया गया था। इस मूवी में दिखाया गया हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी से और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इस मूवी ने ही पहली बार एक ब्लैक होल की लाइव पिक्चर को दुनिया के सामने रखा, क्योंकि इस मूवी से पहले दुनिया में किसी के भी पास, यहाँ तक कि साइंटिस्ट के पास भी ब्लैक होल की तस्वीर नहीं थी। तो फिर क्रिस्टोफर नोलन ब्लैक होल की तस्वीर कहाँ से लाए, वो भी इतनी रियल? क्योंकि उनकी मूवीज में जो आइडियाज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो उन्हें रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए उन्होंने एक ब्लैक होल की रियल तस्वीर बनाई। लेकिन कैसे? तो उन्होंने इस रियलिटी को फील कराने के लिए कुछ फिजिसिस्ट को हायर किया और उनसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए एक ब्लैक होल बनाने के लिए कहा। तो फिजिसिस्ट की एक टीम ने ब्लैक होल की इक्वेशन को सॉल्व करके एक ब्लैक होल की तस्वीर तैयार की, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने BFX की मदद से रियल ब्लैक होल की लाइव इमेज तैयार की। और वो ब्लैक होल की इमेज अब तक खोजे गए ब्लैक होल से काफी हद तक मिलती जुलती है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करके ही एक रियल ब्लैक होल को इमेजिन किया गया। हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपा क्योंकि हमारी पृथ्वी सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है। हैबिटेबल जोन जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल और बैलेंस है, सर्दी गर्मी एकदम बैलेंस। लेकिन स्पेस में कोई जगह कितनी गर्म और कितनी ठंडी हो सकती है। जैसे सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 9941 फ़ारेनहाइट है और इसकी कोर का टेम्परेचर 27 मिलियन फ़ारेनहाइट है। और बिग बैंग का जो टेम्परेचर रहा एक्सप्लोजन के 1 सेकंड बाद, वो था 1000 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। यहाँ हमने हाई टेम्परेचर की बात की, लेकिन टेम्परेचर और कितना हाई हो सकता है? कोई वस्तु अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पर और कितनी गर्म हो सकती है? तो कॉस्मोलॉजिकल जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लांक ने मैक्सिमम टेम्परेचर बताया इस पूरे यूनिवर्स का, वो है 100 मिलियन 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 डिग्री सेल्सियस या 10⁻32 केल्विन। यकीनन ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, तो इस यूनिवर्स का सबसे कम टेम्परेचर कितना हो सकता है? तो शायद थोड़ा सा शॉकिंग लगे, क्योंकि इस यूनिवर्स का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल का सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर है और पूरे यूनिवर्स में इससे ज्यादा कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। मैथमेटिकली इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में। और इस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद कर देते हैं। और इस ब्रह्मांड में जो सबसे ठंडी जगह है वो बूमरैंग नेबुला का आंतरिक पृष्ठ है, जिसका टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस है। और ये टेम्परेचर धरती पर मौजूद डूम फूजी अंटार्कटिका में दर्ज तापमान की तुलना में 3 गुना अधिक है। यानी धरती पर मौजूद सबसे ठंडा प्लेस अंटार्कटिका का डूम फूजी, जिसका टेम्परेचर -93.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो धरती का सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर है। हमारा यूनिवर्स बड़ा ही विचित्र है। मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं और मिनिमम टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस ओनली। वीडियो खत्म।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।